की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम आदमी को दोबारा कोयले और लकड़ी की तरफ मोड़ दिया है। लेकिन यहां भी राहत नहीं है। लकड़ी और कोयले के दाम दोगुने हो चुके हैं। सप्लाई चेन टूटने का डर सता रहा है। और आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कैसे नोएडा में महंगाई की आग चूल्हों से घरों को जला रही है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ने की वजह से ढाबा संचालकों और घरेलू खरीदार अब लकड़ी और कोयला की तरफ रुख कर रहे हैं। गैस सिलेंडर्स की किल्लत की वजह से लोग चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, जिसके चलते लकड़ी और कोयला के दाम बढ़ गए। नोएडा का सेक्टर 8 बंजारा चौक, जहां सुबह से ही ढाबा संचालकों और घरेलू खरीदारों की कतार लगी रहती है। डिमांड बढ़ने की वजह से लकड़ी और कोयला के दामों में इजाफा हो गया। कोयला विक्रेता दिनेश बताते हैं कि डिमांड इतनी है कि स्टॉक खत्म होता जा रहा है। सिर्फ घरों में ही नहीं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और ढाबों में अब गैस की बजाय कोयले के तंदूर का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिससे बाजार में अचानक डिमांड बढ़ गया है। अब जो पहले जिस के 40 किलो कोयला लगता था, अब वो 60 किलो पे आ गया है, 65 किलो पे आ गया है। तो 20-25 किलो एक की डिमांड बढ़ गई, एक्स्ट्रा हो गई है। अच्छा। हाँ, और जो सभी जो तंदूर हैं, तंदूर वाले हैं, ढाबे वाले हैं, सब कोयले पे आ गए गैस ना मिलने के कारण। अच्छा। तो उनकी डिमांड 20 से 30% बढ़ी है। यानी कि जिसके यहाँ 40 किलो पहले लगता था, उसके अब 60 किलो के आसपास बढ़ गया है। कोयले के बाद अब रुख करते हैं लकड़ी के गोदामों का। यहाँ की स्थिति तो और भी गंभीर है। लकड़ी बेचने वालों ने बताया कि दूर दराज से लकड़ी लाने में ट्रक का किराया 6,000 रुपए तक पहुँच गया। लकड़ी का दाम भी डबल हो गया। ऊपर से बारिश और पेड़ों की कटाई पर रोक की वजह से सूखी लकड़ी मिल ही नहीं रही। थोक व्यापारी कह रहे हैं कि पीछे से माल नहीं आएगा। डर ये है कि आने वाले दिनों में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं मिलेगी। आयशा जी, ये बताइए कि लकड़ी की अभी डिमांड बढ़ी है, ज्यादा बिक रही है क्या लकड़ी? हाँ, जब से गैस के प्रॉब्लम हो गई है, जब से लकड़ी ना मिल रही है ना कुछ है, और ये जो है लकड़ी है नहीं है कहीं। नहीं, आप कह रहे हो लकड़ी मिल नहीं रही है, मतलब यहाँ तो बहुत सारी डिमांड भी बढ़ गई है। हमें भी नहीं मिलती वहाँ से आगे से। अच्छा, क्या कहते हैं? महंगी है वहाँ, कहते हैं लकड़ी है ही नहीं भाई, हम कहाँ से लाएं, रोज रोज कहाँ से पेड़ काटे और रोज रोज कहाँ से आपको देंगे। अच्छा। हाँ, तो मतलब डिमांड बढ़ती जा रही है और लकड़ी की शॉर्टेज भी हो रही है अभी। हाँ, लकड़ी है ही नहीं, गैस वाला हाल हो गया लकड़ी का। अच्छा। हाँ, नहीं मिल रहा है। अच्छा। हाँ। तो ये दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है? दाम में 10 रुपए बढ़ गए। मतलब 10 रुपए वाली है सीधा 20 रुपए। हाँ, वहाँ से मिल रही है हमें। अच्छा, आप कितने में बेच रही हैं? हम भी आन के 20 रुपए में बेचे, हमारे से कोई लेता ही नहीं 20 में। अच्छा। 15 रुपए, 10 रुपए, 15, 12 इस तरीके से। अच्छा, मतलब खरीदनी महंगी पड़ रही है। हाँ, खरीदने हमें कुछ नहीं मिलता। अच्छा। हमें कुछ नहीं मिलता, हमें अपनी मेहनत भी नहीं मिलती। अच्छा, तो आंटी ये जो लकड़ियाँ खरीदने आ रहे हैं यहाँ पे, वो कौन लोग हैं? ढाबे वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, या घरों में खाना बनाने के लिए भी लकड़ी आ रही है? खाना बनाने वाले भी हैं, होटल वाले भी हैं, ढाबे वाले भी हैं बेचारे। अच्छा। हाँ, जिनको नहीं मिल रहा तो अपना काम धंधा कैसे चला। अच्छा। अब आपको बताते हैं कि दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो कोयला का दाम 28 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 40 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। कोयले के दाम में 10 से 15 रुपए का इजाफा हुआ। लकड़ी के दाम 10 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 20 रुपए प्रति किलो हुई। लकड़ी के दामों में 2 गुना इजाफा हुआ। 6,000 तक ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ा। इस महंगाई का सबसे बुरा असर गृहिणियों पर पड़ा है। गैस के बढ़ते दाम, अब लकड़ी कोयले की किल्लत ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया। उनका कहना है कि गैस की किल्लत की वजह से आधा खाना गैस पर और आधा चूल्हे पर बनाते हैं, लेकिन अब तो लकड़ी और कोयला भी उनकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे बन रहा है खाना? चूल्हे पे भी बना लेते हैं। हाँ। अभी तो फिलहाल चूल्हे पे बना रहे हैं। अच्छा। गैस नहीं मिल रही तो क्या करें। अच्छा, तो लकड़ी भी सस्ती मिल रही है, जब पैसे बढ़ गए हैं, दाम बढ़ गए हैं लकड़ी पे, पैसे बढ़ गए हैं। तो खाना बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप कैसे बना रही हैं? चूल्हे पे नहीं, गैस पे भी बना रहे हैं, चूल्हे पे भी बना रहे हैं। अच्छा, 50% गैस 50% चूल्हा। जिसमें ज्यादा गैस इस्तेमाल होती है वो लकड़ी पे। रोटी बच्चे स्कूल जाते हैं तो भाई सुबह का नाश्ता पानी बच्चों को गैस पे दे देते हैं, फिर अपना जो बनाना होता है फिर हम शाम को गैस पे बनाते रहते हैं। साफ है कि मिडिल ईस्ट की जंग
और घरेलू बाजार की अस्थिरता ने आम आदमी को दोहरी मार दी है। अगर सप्लाई चेन नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में चूल्हा जलाना भी एक लग्जरी बन जाएगा। प्रशासन को अब कालाबाजारी रोकने और ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। तो यहाँ पे आधा खाना गैस पे बनाया जा रहा है, आधा खाना लकड़ी पे बनाया जा रहा है और लकड़ी भी जो है वो अब महंगी होती जा रही है। और लकड़ी बेचने वालों की समस्या ये है कि उन्हें डर है कि भाई लकड़ी की शॉर्टेज हो जाएगी तो कैसे सप्लाई कर पाएंगे। तो ये देखें आप, तस्वीरें साफ है कि लोग किस तरीके से अब विकल्प के तौर पर चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं और लकड़ी की डिमांड के साथ साथ लकड़ी के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। विजय युगल के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए नोएडा से रचना। और देखिए, मिडिल ईस्ट के चलते देश में एलपीजी की किल्लत हो गई है और ऐसे में भागलपुर शहर के लोगों ने इसका विकल्प ढूंढते हुए चूल्हों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। बड़े चूल्हे, छोटे छोटे चूल्हे, कोयला भट्टी, बाल्टी में चूल्हा, ढेर सारे चूल्हों की ये तस्वीरें भागलपुर शहर की है, जहां लोग फिर से चूल्हे और कोयला भट्टी पर लौट आए हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से देश में घरेलू गैस की किल्लत चल रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, हर कोई एलपीजी का विकल्प तलाश रहा है। हम लोग का तो काम सर शादी ब्याह का है। अभी गैस का इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि शादी कराना भी मुश्किल है। ऐसे में भागलपुर शहर में चूल्हे और कोयला भट्टी का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है। हम लोग अच्छे रीति से बना रहे हैं, ड्राम में बना रहे हैं, बाल्टी में बना रहे हैं, सिर्फ मिट्टी का बना रहे हैं। सभी साइज का, घर के लिए यूज के लिए, होटल के यूज के लिए, रेस्टोरेंट के लिए एवं शादी ब्याह में भी इस्तेमाल के लिए अभी इसकी अधिक डिमांड बढ़ गई है। एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों ने घर में खाना बनाने के लिए छोटे छोटे चूल्हे और रेस्टोरेंट में कोयला भट्टी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बाजार में 200 से लेकर 20,000 तक के लाल मिट्टी के चूल्हे बिक रहे हैं। गैस बुकिंग करने के बाद लोगों को सिलेंडर के लिए 30 से 40 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। तो ऐसे में लोगों की पसंद जो है अब चूल्हा और कोयला बन गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। पश्चिमी एशिया में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान और उसके सहयोगियों की जवाबी कार्रवाई से हालात और भी अधिक गंभीर हो गए। तेहरान में एयरफील्ड और रिवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर हमलों का दावा किया गया। वहीं सऊदी अरब के जुबैल में पेट्रोकेमिकल प्लांट और तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट इलाके में धमाकों के बाद आग की तस्वीरें सामने आई है। इधर लेबनान में इजरायली सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। ईरानी पुलिस ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग का वीडियो साझा किया, जबकि हिजबुल्लाह ने इजरायल के हर्मिस 450 ड्रोन को गिराने का दावा भी किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। महायुद्ध का 39वां दिन और आज का दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण। और देखिए, ईरान में आज की रात तबाही की रात बन सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अगर तय डेडलाइन तक ईरान नहीं झुका तो उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। और इसी बीच ईरान में अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह सिर्फ सैनिकों को निकालने की कार्रवाई थी या इसके पीछे यूरेनियम से जुड़ा कोई गुप्त मिशन था? इजरायल की गोलानी ब्रिगेड के मोर्चे पर आने की खबरें भी डरा रही है और सवाल यही है कि क्या जंग अब परमाणु तबाही से बस एक कदम दूर रह गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो डेडलाइन ईरान को दी है उसकी मियाद की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। करीब 20 घंटे का वक्त बचा हुआ है। 48 घंटे का अल्टीमेटम था, लेकिन इस डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा। मतलब डेडलॉक बना हुआ है
और इन सब के बीच खबर मोस्तफा खामनई को लेकर आई है। सवाल उठ रहे हैं कि मोस्तफा खामनई आखिर कहां हैं। उन्हें लेकर एक इंटेलिजेंस मेमो सामने आया और इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ईरान पर मंडरा रहा है, क्योंकि ट्रंप ये कह चुके हैं कि डेडलाइन खत्म हो गई तो ईरान में तबाही आएगी और एक रात में वो ईरान को बर्बाद कर देंगे। ईरान और अमेरिका के बीच तेल पर अधिकार और पावर को लेकर शुरू हुई जंग अब एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर पहुंच गई है। वो कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पुलों पर तबाही, पावर की जंग। ईरान पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। महायुद्ध का सबसे खतरनाक मोड़। अमेरिका ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर। महायुद्ध हर दिन और भी भयावह रूप लेता जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तेल पर अधिकार और पावर को लेकर शुरू हुई जंग अब एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर पहुंच गई है और शुरू हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर। ये जंग अब जमीन या आसमान की नहीं, ईरान की नसों, उसकी लाइफलाइन पर प्रहार की है, जहां निशाने पर हैं पुल और पावर प्लांट। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े पुल को तबाह करके संदेश दिया कि वो उसकी रफ्तार को रोक देगा। अमेरिका ने ईरान के जिस 1000 मीटर लंबे B1 पुल को निशाना बनाया, वो ईरान की स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन माना जाता है। ये तेहरान को करज से जोड़ता है और उत्तरी ईरान और कैस्पियन सागर की ओर से जाने वाले रास्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये पुल ईरान के अहम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है, जिसकी जमीन से ऊंचाई 176 मीटर के करीब है। इस पुल के निर्माण की लागत लगभग $400 मिलियन यानी करीब 3800 करोड़ रुपए बताई जाती है। और ये ईरान ही नहीं, पूरे पश्चिम एशिया में इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। इस पुल को ढहाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया, अब इसका दोबारा इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। अब वक्त आ गया है ईरान कोई समझौता कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उस देश का कुछ भी न बचे। Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Before discussing this current situation, I also want to thank our troops for the masterful job they did. ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर उसने डील नहीं की तो वो उसे पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ईरान के सबसे बड़े पुल पर हमला इसी दिशा में उनका एक कदम माना जा रहा है। हालांकि ईरान अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने बहरीन, कुवैत और मिडिल ईस्ट के 8 अहम पुलों की लिस्ट जारी की है और साफ चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी हमले के जवाब में इन पुलों को निशाना बनाएगा। ईरान के निशाने पर 8 बड़े ब्रिज हैं, जिनमें कुवैत का शेख जाबिर अल अहमद अल सबाह सी ब्रिज, यूएई के शेख जायद अल मक्ता और शेख खलीफा ब्रिज हैं। इसके अलावा सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे ब्रिज और जॉर्डन के किंग हुसैन, दामिया और अब्दुलैन ब्रिज भी हैं। ईरान की चेतावनी साफ है, पुल तोड़े तो तुम्हारे रास्ते भी बंद कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ पुल नहीं है, ये लाइफलाइन है, तेल सप्लाई, सैन्य मूवमेंट और व्यापार की बैकबोन। अगर ये पुल टूटे तो सिर्फ कुछ देशों पर नहीं, पूरी दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा।
ईरान ने पार्स पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हुए हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों के तेल भंडार, गैस और पावर प्लांट पर ईरान ड्रोन हमले कर रहा है। वहीं इजराइल पर ईरान ने 500 किलो के वॉरहेड वाली मिसाइल की बौछार कर दी है। ईरान के कहने पर अब यमन का मोर्चा खुल चुका है। क्या है ये पूरी खबर, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला करके उसे राख कर दिया है। ईरान अरबों डॉलर के नुकसान का बदला इस खौफनाक अंदाज में ले रहा है। अंधाधुंध ड्रोन मिसाइलों का तूफानी हमला। हाइफा में ईरान की मिसाइलों का तूफान। तेल अवीव में मुस्तबा के क्लस्टर बमों की तबाही। खाड़ी देशों में जनरल जुल्कदर के ड्रोन का तांडव। ट्रंप से भिड़ गए मुस्तबा की टीम के जॉइंट किलर। इजराइल के आसमान में आग ही आग है, धरती पर धमाके ही धमाके हैं। एक मिसाइल से 80 धमाके करके ईरान इजराइल को दहला रहा है। ये क्लस्टर बमों की मार है। हाइफा से तेल अवीव तक, वेस्ट बैंक से किर्यात शमोना तक भयानक हमलों ने इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। इजराइल के गुश्तान इलाके में हमले के बाद की तस्वीर बहुत ज्यादा खौफनाक है। ट्रंप की गाली गलौज और धमकी से भड़के ईरान ने जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान ने दुबई और शारजाह जैसे आलीशान शहरों को बमों से झुलसाना शुरू कर दिया है। यूएई के शहरों पर ईरान मिसाइलों और ड्रोन की बौछार शुरू कर चुका है। खाड़ी देशों की तरह ईरान ने इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर सबसे भयानक मिसाइल हमला किया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने धमकी दी है कि ईरान के नागरिकों पर हमले का 2 गुनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान एक के बदले 100 लाशें बिछाने को तैयार है। तेहरान पर बमबारी का बदला ईरान ने हाइफा में हाहाकार मचा कर लिया है, जहां रिहायशी इलाके में फटी मिसाइलों से जानो माल का भारी नुकसान हुआ। मगर एक इत्तेफाक से इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान टल गया। हाइफा सिटी में मिसाइल हमलों के बाद जांच में मिलिट्री और पुलिस को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का ऐसा वॉरहेड मिला जिसमें अंदाजन कई 100 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल था। मिसाइल के टारगेट से टक्कर के बाद ये वॉरहेड फटा ही नहीं, लेकिन टक्कर से निकली काइनेटिक एनर्जी की वजह से रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कई मंजिलें गिर गई। अगर वो वॉरहेड फट जाता तो ब्लास्ट से हुए नुकसान से पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाती और आसपास के घरों को भी नुकसान होता, ऐसा रेस्क्यू फोर्स ने अंदाजा लगाया है। जांच के मुताबिक ईरानी मिसाइल पर फायर किए गए इंटरसेप्टर चूक गए क्योंकि प्रोजेक्टाइल टूट गया और उसकी उम्मीद के मुताबिक ट्रेजेक्टरी बदल गई। गनीमत बस इतनी रही कि 100 किलो का वॉरहेड नहीं फटा, वरना इजराइल में कोहराम मच जाता। ये हाइफा सिटी की वही ब्लास्ट साइट है। यहाँ सिर्फ मिसाइल की टक्कर से बहुमंजिला इमारत ढह गई। अगर धमाका भी हो जाता तो पूरा इलाका ही खाक में मिल जाता। اعلام کرده بودیم که هر تعرضی به اهداف غیر نظامی با پاسخ مضاعف به منافع دشمن در هر نقطه از منطقه روبرو خواهد شد. در صورت تکرار حمله به اهداف غیر نظامی مراحل بعدی عملیات‌های تهاجمی و تلافی جویانه ما ईरान की मिसाइलों का सबसे बड़ा सीक्रेट आउट हुआ है। ईरान की मिसाइल तकनीक को लेकर टेक्सास की एंजेलो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रूस बेजडोल ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। बेजडोल के मुताबिक ईरान के पास किम जोंग उन की मिसाइलों का सीक्रेट है, जिनसे ईरान न सिर्फ खाड़ी देशों इजराइल को बल्कि अमेरिका को भी बराबर की टक्कर दे रहा है। ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर जिस मिसाइल से हमला किया उसमें किम की तकनीक इस्तेमाल की जाने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो ईरान की मिसाइल
मुसुदान थी। मुसुदान मिसाइल को उत्तर कोरिया ने बनाया है। ईरान ने साल 2005 में ऐसी 19 मिसाइलें उत्तर कोरिया से खरीदी थी। ईरान ने 1990 के दशक में उत्तर कोरिया से 9 डोंग मिसाइलें भी ली थी। इसके बाद ईरान ने अपने यहाँ इसकी तकनीक पर काम किया। इसी तकनीक से ईरान ने इमाद और कादर मिसाइल भी बनाई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली शॉर्ट रेंज और 3000 किलोमीटर तक पहुंचने वाली मीडियम रेंज मिसाइल भी है। ईरान और उत्तर कोरिया की जिन मिसाइलों को हूबहू एक जैसा माना जाता है, उसमें 2 सबसे घातक मिसाइलें यही हैं। ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलें उत्तर कोरिया की QIAM की तर्ज पर ही बनी हैं। वहीं ईरान की शाहब 3 मिसाइल उत्तर कोरिया की नोडोंग मिसाइल से मिलती है। ईरान ने इन्हीं हथियारों से खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। किम जोंग उन ट्रंप से कट्टर दुश्मनी निभाने के लिए कुख्यात हैं। अमेरिका से दुश्मनी की एक वजह किम का पुतिन का सबसे भरोसेमंद दोस्त होना भी है। रूस ने खाड़ी युद्ध में अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है। पुतिन ईरान के साथ हैं। ट्रंप की नई धमकी के बाद क्रेमलिन ने बयान जारी कर गुस्से का इजहार भी कर दिया। इस वक्त इसराइल के शहर हाइफा में हूं और हाइफा में लगातार जो है अटैक्स हो रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से इस शहर को अटैक किया जा रहा है और साथ ही हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े पैमाने पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से यहाँ पे 6 मंजिला इमारत बिल्कुल ढह गई। रूस ने बता दिया है कि वो ईरान को सैन्य मदद पहुंचा रहा है। उत्तर कोरिया उसी खेमे में रहता है जहां पुतिन होते हैं। चीन खुलकर ना सही, लेकिन ईरान की मदद कई तरीकों से कर रहा है। ईरान की प्रॉक्सी फोर्स ने भी अब युद्ध में खुलकर हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल फ्रंट पर ईरान को हिजबुल्लाह लड़ाकों का पूरा साथ मिल रहा है। हिजबुल्लाह फाइटर इजराइल पर अंधाधुंध ड्रोन बमों की बौछार कर रहे हैं। ईरान समर्थित लड़ाका फोर्स के टारगेट पर इजरायली सेना के अड्डे हैं। हूथी लड़ाकों ने भी इजराइल को उलझाने के लिए हमले और तेज कर दिए हैं। यानी इजराइल और अमेरिका मिलकर के जितनी ताकत से ईरान पर हमले कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जोर ईरान ने इजराइल और खाड़ी मुल्कों में तबाही के लिए लगा रखा है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो ट्रंप की किसी भी धमकी को सीरियस नहीं ले रहा। ईरान के टूरिज्म मिनिस्टर ने यहां तक कहा कि ट्रंप को गाली गलौज बहुत भारी पड़ने वाली है। बदहाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान, जहां आवाम आटे के लिए तरस रही है, वहां के हुक्मरान अब भी जंग के मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने देख रहे हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि इस बार लड़ाई सीमा तक नहीं बल्कि कोलकाता तक होगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह कलकत्ते तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। कंगाली में आटा गीला तो सुना था, लेकिन पाकिस्तान की कंगाली में अब दिमाग ढीला होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को सीधी धमकी दी है। आसिफ ने दावा किया कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश रच रहा है, यानी खुद के लोगों पर हमला कर इल्जाम पाकिस्तान पर मढ़ना चाहता है। लेकिन सुनिए आसिफ की वो धमकी जिसे सुनकर दुनिया हंस रही है। इस किस्म की जो उन्होंने जिल्लत उठाई है 1 साल पहले तकरीबन, जो है जो किफत दुनिया में उठाई है, तो सारी दुनिया जो है, बल्कि उनकी अपनी आवाम जो है उनको जूतियाँ मार रही है कि 5 गुना बड़े हो तुम पाकिस्तान से, हर लिहाज से, आबादी के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से, फौज के लिहाज से, एयरफोर्स के लिहाज से। जो उनका हाल हुआ है उसकी तफसील जो है वो तो तारीख़दान देखेंगे, और ये सारी क़यामत जो है उनको जूतियाँ पड़ती रहेंगी कि जिस तरह उनकी एयरफोर्स का हाल है और हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह अंदर जाके उनको जो है कोट चढ़ाई है। इस दफ़ा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह कलकत्ते तक पहुँचाते हैं। जहर सिर्फ आसिफ। पश्चिम बंगाल के